नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के 65% आज के इस क्लास के अंदर हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम के अंदर बनकर आते हैं दोस्तों। जैसे राजस्थान में सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ है, जो हमने क्वेश्चन करवाए पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। फर्स्ट पेपर में 20 के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे के पूरे दोस्तों। तो इनकी जो क्लासें हमारी आई है वो अटेंड कीजिए। आगे जो साथी तैयारी कर रहे हैं, रीट एग्जाम की भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट। सीईटी जो सीटेट एग्जाम है, सीटेट, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है दोस्तों। पेपर यहीं से बनता है, ऐसे टॉप क्वेश्चन है जो यहां पर मैं लेकर आया हूं आपको। बस ये 65 क्वेश्चन कम समय के अंदर मिलेंगे, तो आप इनको जरूर देख लेना दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत। सीधा क्वेश्चन आता है, धीमी गति से सीखने वालों के लिए कौन सा सिद्धांत काम में लिया जाता है? कौन सा दोस्तों? थोरनडाइक का सिद्धांत। यह क्वेश्चन आया हुआ है बहुत एग्जामों के अंदर। ऑप्शन यहां पे रहेगा ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, एक अधिगमित प्रतिक्रिया का कर्मिक लुप्त होना क्या कहलाता है? एक अधिगमित प्रतिक्रिया है, उसका लुप्त हो जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक अधिगम से निकट रूप से नहीं जुड़ा है? अधिगम से निकट रूप से कौन नहीं जुड़ा है? अध्यापक जुड़ा हुआ है, विद्यालय नहीं जुड़ा हुआ है। तो ब ऑप्शन, कक्षा कक्ष भी है और पाठ्यचर्या भी है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है। संप्रत्य जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा वह कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा होगा? स्किनर की बात कर रहे हैं तो ये रहा। ये कौन सा बताइए? पुनर्बलन अनुसूचियां दोस्तों, ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? कोहोलर ने। किसने दिया था? कोहोलर ने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्राचीन अनुबंध संबंधित है थोरनडाइक से? नहीं। किससे? पावलोव से हैं। तो ऑप्शन बी यहां पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है? अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा है अधिगम की। क्वेश्चन नंबर 8, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। बताइए दोस्तों, आपको ही कमेंट करके बताना है किस रूप में देखता है? किसी विशेष भाग के आधार पर, समग्रता के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर, या आवश्यकता के अनुरूप? गेस्टाल्टवादियों की अगर हम बात करें तो गेस्टाल्ट समग्र, पूर्ण, तो समग्रता के आधार पर, ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति, प्रभावी विकल्प नहीं, समान घटक दोस्तों। तो ब ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था। यहां पे दो नहीं, एक नाम है दोस्तों किसी का, आप किसी का भी ले लो, कि सुरेश अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था। मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं। तो यह उदाहरण है किसका? उदाहरण, यह वही उदाहरण है जो कुर्सी वाला आता है, अलग अलग बनकर आते हैं। यह अनुबंधन का है, उस जगह से क्या हो गया? हमारा अनुबंधन हो गया। ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? देखिए, दोनों एक दूसरे के सहायक है। पहला ही सही है। अध्यापन का अधिगम से दोनों एक दूसरे के क्या है? सहायक है। ऑप्शन ए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन सी अवस्था में बालक सूचनाओं को संगठित करने, वैज्ञानिक तर्क देने तथा परिकल्पनाओं का निर्माण करने की योग्यता रखते हैं? कौन सी अवस्था के अंदर? बताइए दोस्तों। संगठित करना सूचनाओं को, तर्क देना, वैज्ञानिक परिकल्पना का निर्माण करना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए? ये अच्छा क्वेश्चन है। विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए थे? वर्धाइमर ने क्या? नहीं। किसने किए थे? एबिंगहास ने। ये एबिंगहास है दोस्तों, पूरा नाम इनका एबिंगहास। तो ब ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। अगर आप टाइपिंग जानते हैं और आपने कुछ दिन 6 महीने तक कंप्यूटर को नहीं छुआ तो आप कंप्यूटर पर टाइपिंग भूल जाते हैं। तो ये सिद्धांत, ये किस सिद्धांत के अनुसार है दोस्तों? किस सिद्धांत के अनुसार? पावलोव, स्किनर, बांडुरा, थोरनडाइक के सिद्धांत पर है दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया क्या? भोजन के प्रति लार क्या कहलाएगी? यूसीएस, सीएस, सीआर, यूसीआर क्या कहलाती है? भोजन के प्रति लार यूसीआर कहलाती है ना। तो ये रहा यूसीआर दोस्तों, द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विद्यालय अधिगम में अभिप्रेरणा के अंतर्गत, विद्यालय अधिगम में अभिप्रेरणा के अंतर्गत वांछित व्यवहार उत्पन्न करना, उन्हें बनाए रखना और उन्हें दिशा देना सम्मिलित होता है। किसके अनुसार? किसने कहा ऐसा? गिलफोर्ड, मैकगाउच, मैकडूगल, स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रिक्त स्थान दिया गया है। एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। किसमें? अभिप्रेरणा में? नहीं। अधिगम में? हां, अधिगम में सीखता है संस्कृति के तौर तरीके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? संरचनावादियों ने, व्यवहारवादियों ने, गेस्टाल्टवादियों ने। तो गेस्टाल्टवादी थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, करके सीखना का विचार दिया मैस्लो ने दिया था क्या? स्किनर ने? डीवी ने दिया था। जॉन डीवी का है करके सीखने का विचार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, थोरनडाइक का तैयारी का नियम सीखने वालों को, वापस देखिए, थोरनडाइक का जो तैयारी का नियम है वो सीखने वालों को, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। और ऑप्शन देखिए, अधिगम और क्रिया के प्रति आह्वानित करता है। अधिगम और क्रिया के प्रति आह्वानित करता है। तो यहां पे ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन 21, गेस्टाल्टवाद के अनुसार क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? संवेदना, व्यक्तित्व, संपर्क या सूझ? क्या है? सूझ दोस्तों। क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा सूझ जरूरी है। क्वेश्चन 22, अधिगम अंतरण के लिए अध्यापक को करना चाहिए क्या? अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम की पुनरावृत्ति, अधिगम का उपयोग नई समस्या के समाधान के लिए। यह रहा अधिगम अंतरण के लिए, अधिगम का उपयोग नई समस्या के समाधान के लिए करवाना चाहिए एक अध्यापक को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? निम्न में से किसने ऐच्छिक, किसका वैश्विक व्यवहार है उसके परिणामों या पूर्विकता के शक्तिशाली या कमजोर होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का ही होता है। ऑप्शन ए ही आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता है? देखिए, परिपक्वता, रुचि, एकाग्रता, अभिप्रेरणा। परिपक्वता को दोस्तों, परिपक्वता को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आए हुए क्वेश्चन उठाते हैं तो क्या है कि जो 2 या 3 बार आता है वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन उठा लीजिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? अभिप्रेरणा, रुचि, अधिगम निस्सहायता और बुद्धि। यह रहा अधिगमित निस्सहायता, यह आपके अधिगम में क्या रहेगा? बाधक रहेगा। तो ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? मैडम मोंटेसरी की बात हो रही है। संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर बल दिया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ब सही हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28 है, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है।
क्या कहेंगे इसको हम? निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है। इसको क्या अभिप्रेरणा? नहीं, इसको अधिगम कहेंगे हम। ब ऑप्शन। क्वेश्चन 29, सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है। यह सोच क्या कहलाती है? क्या कहलाती? वापस देख लीजिए, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है। यह कहलाती है सहजानुभूति बोध अवधारणा। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। क्वेश्चन 30, अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव है जहां तक नवीन व पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। उपरोक्त विचार का मुख्य समर्थक कौन है? दोस्तों, अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव है जहां तक नवीन व पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। इस विचार का मुख्य समर्थक कौन रहा? कौन रहा? थोरनडाइक। दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 31, अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। कौन सी? प्रभावी विकल्प? नहीं, समान घटक वाली। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरण है ये। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 33, कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक है? प्यास, भूख, काम, ये तो तीनों ही प्राथमिक अभिप्रेरक है आपके। उपर्युक्त सभी। द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता, यौन या काम। बात किसकी हो रही है? जन्मजात। जन्मजात अभिप्रेरणा इनमें से कौन सी नहीं है? सामने दिखाई दे रहा है, उपलब्धि की आवश्यकता। क्या जन्मजात होती है ये? नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? चलिए, आपके सामने कथन दिए गए हैं, तो इनमें से किस कथन से सहमत होना चाहिए आपको बताना है। पहला देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। देखिए, ये यहाँ पे बे वाला है ना, ये सही है यहाँ पे। बाकी तीनों, एक अध्यापक को तीनों से सहमत बाकी से नहीं होना चाहिए। ब वाला है ना, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन, आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण बताइए। आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण पूछा है यहाँ पे। कार्य में रुचि, दंड, पदोन्नति, वेतन, ये रुचि वाला। रुचि किस में आती है? आंतरिक अभिप्रेरणा में। क्वेश्चन 37, अभिप्रेरणा का मान सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है, मान सिद्धांत, ये किसने दिया था? मेस्लो ने दिया था। मोस्लो, मास्लो, मेस्लो, अलग अलग नाम मिलते हैं ना हमें, तो मेस्लो ने यह सिद्धांत दिया था। दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा? मैकड्यूगल ने। किसने कहा था? मैकड्यूगल ने। दोस्तों, क्वेश्चन 39, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं वही कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अभिप्रेरणा कहते हैं। अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग अभिप्रेरणा ही होती है। दोस्तों, क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है? चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पुरस्कार मिलेगा। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पिताजी खुश होंगे। आंतरिक अभिप्रेरित यहाँ पे बालक है वो ये है। एक कहानी की पुस्तक पढ़ना क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्वेश्चन 41, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? कैसी होती है? अर्जित होती है, जन्मजात होती है, या दोनों होती है? जन्मजात। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। क्वेश्चन 42, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। चलिए देखते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा की बात हो रही है यहाँ पे। तो
प्रशंसा व दोषारोपण, बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर दोनों है ये। प्रतिद्वंदिता और परिणाम का ज्ञान, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है। पुरस्कार हो या दंड हो, ये भी क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। मतलब ये 6 दिए गए ना, ये सभी 6 के 6 बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर शामिल होंगे। ऑप्शन द उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 43, अभिप्रेरणा के संदर्भ में ये प्यास क्या है? आवश्यकता, प्रेरणा, अंतर्नोद या मूल प्रवृत्ति। प्यास क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? अंतर्नोद होती है। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां पे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया। क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन द यहां पे। क्वेश्चन 45, कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? यौन, भूख, प्यास, कोई नहीं। यौन की दोस्तों, यह जैविक आवश्यकता कम जरूरी है। क्वेश्चन 46 देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? मूल प्रवृत्ति, प्रेरण, अंतर्नोद, आवश्यकता। बात किसकी हो रही है? निम्न में से कौन सा तत्व है जो अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है दोस्तों? कौन सा? मूल प्रवृत्ति वाला। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन 47, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किसने काम किया था? फ्राइड ने किया, जुंग ने किया? नहीं, मैकलेलैंड व एटकिंसन ने किया था। तो ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 48, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मेस्लो द्वारा वर्गीकरण सही ढंग में निम्न में से किस विकल्प में दिया गया? मेस्लो ने क्या क्या बताए थे? 2 प्रकार की जो प्रेरक है वो बताए थे, अभिप्रेरणा बताई थी। कौन कौन सी? जन्मजात और अर्जित। यह रहा जन्मजात व अर्जित दोस्तों, ब ऑप्शन। क्वेश्चन 49, अभिप्रेरण के संदर्भ में भूख है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या होती है? यह भी रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, क्या होती है? अंतर्नोद होती है दोस्तों। क्वेश्चन 50, अधिगम सर्वोत्तम कब होता है? बुद्धि होगी, अभिप्रेरणा होगी, अनुशासन होगा या अभिवर्ती? अभिप्रेरणा होगी तब अधिगम सर्वोत्तम होगा दोस्तों। समझ गए आप यहां पे? क्वेश्चन 51, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है अतः अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? चलिए देखते हैं कौन सा कार्य अध्यापक नहीं करेगा। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, यह तो करना चाहिए। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, यह भी करना चाहिए। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, यह कार्य अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो यहां पे कौन सा सही हो गया आपका? स ऑप्शन। और द है, बालकों में अपने कार्यों में सफल होने का अवसर प्रदान करना, यह भी अध्यापक को करना चाहिए। क्वेश्चन 52, कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है, क्या कहलाती है? बताइए, क्या कहलाई? कोई भी आंतरिक कारक या अवस्था जो क्रिया आरंभ करने, जारी रखने और उसको बनाए रखने, उसको नियंत्रित करने की प्रवृत्ति अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण कहलाती है। क्वेश्चन 53, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट के द्वारा दिया गया? गेरेट ने जो प्रेरक है वो कौन कौन से बताए, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों। 3 प्रकार के बताए थे गेरेट ने। कौन कौन से? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और दैहिक। ये रहा दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ऑप्शन द यहां पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? अधिगम को अभिप्रेरित करने का, तो ये ऑप्शन पुरस्कार, यह सबसे कम काम में लेना चाहिए। पुरस्कार वाला तरीका, मिलजुल कर काम, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों के अनुभव से जोड़ना, ये तीनों काम में लीजिए आप। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? चलिए देखिए, दंड का लाभ, पुरस्कार का प्रलोभन, यह बताना कि प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के अनुभव से जोड़ना। यह रहा अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, कोई भी जो आप सिखा रहे हैं, अधिगम करवा रहे हैं, जो वस्तु है उसको बच्चों के अनुभव के साथ जोड़ दीजिए। क्वेश्चन 56, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए, आवश्यकता का पड़ता है,
भौतिक संरचना, इसका प्रभाव अभिप्रेरणा पर नहीं पड़ता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। मतलब तीनों कथन सही है, उपर्युक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन है गलत। पहला देखिए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, पहला ही गलत दिया गया है। अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता व अंतर्निहित समान नहीं, समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो पहला ऑप्शन गलत दिया गया है यहां पे। और क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ऑप्शन देखिए, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ऑप्शन है क्वेश्चन 60। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कौन सा उदाहरण है जो अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला, राम ने तेजी से आधुनिक व प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की, यह तो अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जे.एस. मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन शास्त्र का अध्ययन आरंभ कर दिया, यह भी है दोस्तों, यह भी आपका सही दिया गया, अभिप्रेरणा से। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी से आरंभ कर दी और कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ा, यह नहीं है। दूसरा देखिए, बाकी ये भी है, ये भी है, और ये नीचे ना, कृष्णा ने नृत्य का घंटे समय वो 1 घंटे से बढ़ाकर अभिप्रेरित हुआ, तभी तो 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया, ये भी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, जे.एस. मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया, तो यहाँ पर क्या 12 वर्ष की उम्र में वो अभिप्रेरित है? नहीं है। तो वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रेरक प्राणी विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। यह परिभाषा किसने दी? शेफर ने? नहीं, गेट्स व अन्य ने दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं। मूल प्रवृत्ति किसने बताई? किसने दिया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत? मैकडूगल ने? तो यह रहा ऑप्शन ए, मैकडूगल ने। क्वेश्चन 63, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है, इस संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है। पहला, ये व्यक्ति को लक्ष्यों की ओर ले जाती है या ले जाता है। ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अभिप्रेरणा ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। तीसरा गलत दिया गया। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है उसके संदर्भ में दोस्तों। क्वेश्चन 64, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी एक प्रेरणा देता है? उपलब्धि, आक्रोश, शक्ति या स्वीकृति? बताइए कौन सी? स्वीकृति प्रेरक दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सी नहीं है। वे हमेशा सफल होते हैं, यही नहीं है, तो ऑप्शन है सही रहेगा। तो मित्रों, पहला काम, यहां पर एक इंस्टाग्राम आईडी दी गई है हमारी, उस पर जाकर आप हमारे साथ सभी साथी जुड़े। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।